बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुपर टीवी में मैं अपने नाजरीन को खुशामदीद कहता हूँ। आज दूसरी वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने बुज़ुर्ग शहरियों के लिए, ख़ास तौर पे कि उनको जो पेंशन लेने में मसाइल पैदा होते हैं उनका हल क्या है, उनको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है। पहली वीडियो जो मैंने अपने बुज़ुर्ग शहरियों के लिए बनाई है वो मेरे कुछ बुज़ुर्ग शहरियों तक पहुंची होगी, ज़रूर पहुंची होगी। उन्होंने लाइक भी किया है, शेयर भी किया होगा और उनको पसंद आई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये भी वीडियो इंशाल्लाह उनको ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन इस वीडियो का और उस वीडियो का थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये है कि मैं चाहता हूं कि मैं इन बुज़ुर्ग शहरियों से कुछ तजावीज़ लूँ, कुछ तजावीज़ मांगूँ कि किस तरीके से इनके जो पेंशन लेने के तरीक़ेकार हैं उनको आसान किया जा सकता है। जो भी आप मुझे तरीका बताना चाहते हैं नीचे कमेंट्स बॉक्स में दें और फिर मैं भी आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह से सोच रहा हूँ। और जब आपकी तरफ से तजावीज़ आएंगी और कोशिश ये करें बजट पेश होने से पहले मैं आपकी ये तजावीज़ ऊपर तक पहुँचा दूँ। आजकल हमारी ये खुशकिस्मती है पाकिस्तान की कि जो वफाकी वज़ीर हैं मुराद सईद साहब, वो ही इस मसले को हैंडल करेंगे और वो ही इस मसले का हल निकालेंगे बुज़ुर्ग शहरियों की पेंशन के हवाले से। और बहुत ही अच्छे आदमी हैं, अपने बुज़ुर्गों का बड़ा ख्याल रखने वाले वफाकी वज़ीर हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आपकी तरफ से मुझे कोई इस तरह सजेशन मिली तो मैं वफाकी वज़ीर जो हैं हमारे मुराद सईद साहब, उन तक पहुँचाने में कोई देर नहीं करूँगा। मैंने अपना एक प्रोग्राम तरतीब दे रखा है। जैसे ही आपके कमेंट्स आएंगे, जो आपके दिल की ख्वाहिश है आप कमेंट्स बॉक्स में खुला के दें। फिर उसके बाद मैं अपनी एक वीडियो बनाऊंगा और अपने एक ट्विटर पैगाम भेजूंगा और मुराद सईद साहब को कि आप हमारे इन बुज़ुर्ग शहरियों को देखें, उनके इस मसले को देखें कि वो किस तरीके से बेचारे दूर दराज से पेंशन लेने के लिए कोई पोस्ट ऑफिस में आता है, कोई जीपीओ में आता है, फिर सारा दिन वो लाइन में लगे रहते हैं। तो कोई ऐसा मैकेनिज़्म बना दिया जाए जिसमें हमारे बुज़ुर्ग शहरी अपने घर में पेंशन ले लें और या घर में अगर पेंशन अवेलेबल नहीं है तो फिर कोई करीबी बैंक से पेंशन उनको अदा की जाए। यानी कि जब आपकी तरफ से कोई मुझे इस तरह के कमेंट बॉक्स में आपकी तजावीज़ आएंगी तो इंशाल्लाह उसके ऊपर हम फाइनलाइज़ करेंगे कि कौन सी तजावीज़ हम इन बुज़ुर्ग शहरियों को दे सकते हैं और कौन सी इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है और आरामदेह भी है। तो मेरे दोस्तों, जो कोई मुझे सुन रहा है, अगर मेरे बुज़ुर्ग शहरी मुझे सुन रहे हैं या उनके बच्चे सुन रहे हैं तो अपनी तजावीज़ मेरी इस वीडियो के जो नीचे कमेंट्स बॉक्स है उसमें लाजमी भेजें। ये हमारा सबसे बड़ा फ़र्ज़ है क्योंकि कल हम लोगों ने इसी स्टेज पे पहुंचना है और हमने खड़ा होना है। अगर हमने ऐसा ना किया तो हमारे बुज़ुर्ग शहरी जो है वो दिन ब दिन बड़ी मुश्किलात में फंसते चले जाएंगे और इनके लिए फिर ये पेंशन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में लाजमी अपनी तजावीज़ दें ताकि मैं जल्द अज जल्द एक रिपोर्ट बनाऊं और उस रिपोर्ट को एक वीडियो के ज़रिए मैं जनाब वफाकी वज़ीर मुराद सईद साहब तक पहुंचाऊं। दूसरी जो मैंने बात करनी है मेरे दोस्तों सियासी हवाले से, तो आप देख रहे हैं कि मरीम नवाज़ का जो ट्विटर अकाउंट है वो बिल्कुल खामोश है। आपने देखा है कि शहबाज शरीफ के साथ क्या से क्या हो गया है, लेकिन मरीम नवाज़ बिल्कुल खामोश है। कभी नहीं उसने कोई इसका रद्द अमल दिया। चाचा भतीजी हैं, इनके अंदर 100 नाराज़गियाँ हो सकती हैं, लेकिन जब सियासी लेवल पे इनको बात करनी होती है तो आपने देखा होगा ये इकट्ठे भी हो जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा तो बिल्कुल कोई ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से ये बिल्कुल मरीम नवाज़ का कोई बयान नहीं आया शहबाज शरीफ के बारे में। हालांकि
मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ के घर में छापा पड़ा पुलिस का, उसके बाद नैब का, तो भी मरियम खामोश रही। यानी बिल्कुल फ़िलहाल सब खामोशी का आलम है। पटवारी जो हैं वो नाच के आ रहे हैं जनाब, शहबाज शरीफ की गाड़ी के सामने नाचते भी हैं, बिरयानियाँ भी खाते हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ख़ुद जो मरियम है वो खामोश है। तो मेरे दोस्तों, ये हमने पहले भी आपको कहा था कि ये मुस्लिम लीग नून जो है ये धड़ों में बढ़ चुकी है। अब इसमें 3-4 धड़े ऐसे हैं जो सारे के सारे ख़ुद वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, जैसे कि ख़ाक़ान अब्बासी है, ख्वाजा आसिफ है, और इसी तरह मरियम नवाज़ है। मरियम नवाज़ चाहती है कि ये जो वज़ारत उज़्मा की सीट है ये मेरे ख़ानदान में चली जाए, जिस तरह भुट्टो की सीट जनाब बेनज़ीर के ख़ानदान में चली गई थी, यानी कि ज़रदारी ख़ानदान में। इसी तरह मरियम नवाज़ चाहती है कि ये जो वज़ारत उज़्मा की सीट है ये मेरे ख़ानदान यानी जुनैद सफदर के पास चली जाए, और आइंदा आने वाले वक्तों में इस पार्टी को जो हैंडल करे वो मेरा ही बेटा जुनैद सफदर हो और वही मुल्क का वज़ीर आज़म बने। लेकिन दूसरी तरफ ख़ाक़ान अब्बासी साहब जो हैं वो भी कोशिश में हैं, ख्वाजा आसिफ भी कोशिश में हैं, और शहबाज शरीफ तो खैर हैं ही हैं, क्योंकि उसकी तो एक तरह से वो क्या कहते हैं उसको कि वो समझते हैं मेरा हक़ है, क्योंकि मैं 3 दफ़ा वज़ीर आला रह चुका हूँ, फिर बड़े भाई के बाद मेरा नंबर बनता है वज़ारत उज़्मा का। यानी कि एक खिचड़ी सी बनी हुई है इन लोगों के दरमियान वज़ारत उज़्मा को लेके। लेकिन कामयाबी इनकी इसलिए नहीं है कि इनके ऊपर जितने केसेस बन चुके हैं ये सारे के सारे फंस चुके हैं। इनमें से कोई भी वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, ना तो मरियम बन सकती है, ना ही शहबाज शरीफ बन सकता है, ना ही हमजा शहबाज बन सकता है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अगले 10 साल के लिए भी हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब हों, और अगर इनको इतना मौका दिया गया तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क पाकिस्तान को इंशाल्लाह एशिया का टाइगर बना लेंगे, और एक दिन करप्शन फ्री पाकिस्तान होगा इंशाल्लाह। तो आखिर पे बात करूँगा आज के जो सुप्रीम कोर्ट के जो केस की हेयरिंग हुई काजी फैज़ ईसा साहब की। मेरे पाकिस्तान के अंदर कम लोग जानते होंगे या ज़्यादा जानते हैं, मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि काजी फैज़ ईसा साहब का केस 10 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में सुन रहा है, जिसमें उमर अता बंदयाल साहब भी हैं, जिसको तकरीबन सारे लोग जानते हैं, और इसी तरह जस्टिस मुनीब साहब भी हैं। तो अभी ये केस, कल मैंने कहा था कि ये एक नया मोड़ इख्तियार करेगा या कोई फाइनल की तरफ जाएगा, लेकिन आज भी वो केस की हेयरिंग तो हुई, लेकिन उस केस का कोई वाज़े इशारा किनारा नहीं मिला। लेकिन मैं अपने दोस्तों को बता देना चाहता हूँ कि ये केस फ़रोग नसीम साहब इसको हैंडल कर रहे हैं हुकूमत की तरफ से, और उसके सामने जो बैठे हुए हैं 10 जज, वो सारे के सारे मजे हुए जज हैं, और वो जब एक एक सवाल करते हैं तो फ़रोग नसीम साहब के लिए उसको सोच के जवाब देना होता है। और फ़रोग नसीम साहब बहुत ही अच्छे मजे हुए एक आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े उनका जो नाम शामिल होता है वो कलाम में होता है, तो वो भी बहुत ऐसे तरीके से, बड़े सॉफ्ट तरीके से उसका जवाब देते हैं, बड़े दिलचस्प तरीके से जवाब देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह अगली कोई 8 से 10 हेयरिंग लाजमी होंगी, उसके बाद ही कोई फ़ाइनल फ़ैसला आएगा। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह मेरे इन जजों और हुकूमत के दरमियान जो किसी किस्म का भी कोई क्लैश है उसको दूर कर, और जिस किसी का हक बनता है उसी तरफ का फ़ैसला अता कर, ताकि किसी बेगुनाह को फजूल में सज़ा ना मिले। अगर